हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरप्रेटिंग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के टॉपिक के बारे में। मैं आपको पहले ही एक बारी जिस्ट बता देता हूँ कि हम आज के लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं। आज के लेक्चर का जो फ्लो है वो काफ़ी ईजी है। हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐसा नहीं है कि बहुत डेप्थ में जाके समझनी है। हमें बेसिकली आज के लेक्चर में वर्कआउट करना है एक एनालिसिस के ऊपर। और ये एनालिसिस किस चीज़ के बारे में है? यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आर्कियोलॉजी की जो डोमेन है उसको प्राथमिकता दी जा रही है। उसको माना जा रहा है कि ये जो डोमेन है ये प्राइमरी है। और जैसा कि हम हमेशा से अपने लेक्चर में हिस्ट्री के लेक्चर्स में डिस्कस करते हुए आए हैं, स्पेशली इस उपेंद्र सिंह की बुक के अंदर, कि हिस्टोरियंस का काम जो होता है वो आर्कियोलॉजिस्ट के योगदान के बाद शुरू होता है। तो इसमें एक तरीके से आप डिबेट मान सकते हो कि आर्कियोलॉजी वर्सेस हिस्ट्री की एक डिबेट चलती है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि आर्कियोलॉजिस्ट वर्सेस हिस्टोरियंस के बीच में एक डिबेट है कि आर्कियोलॉजी की फील्ड को कुछ साल पहले कमज़ोर समझा जाने लगा था। हिस्टोरियंस अपने आप के ऊपर ना बड़ा प्राउड फील करने लगे थे कि हम ही तो स्टोरी मेकिंग करते हैं, हम ही तो डॉट टू डॉट को कनेक्ट कर कर एक एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का काम तो एडिशनल काम है, हमारा सपोर्टिंग काम है। लेकिन ये पैसेज, ये जो पैराग्राफ है, जो टॉपिक है, आपको ये समझाएगा आर्कियोलॉजिस्ट अगर ना हो, वो खुदाई करके अगर अवशेषों को निकालें ही ना, तो हिस्टोरियंस की कोई भी औकात रह ही नहीं जाती है। आप बिना किसी सोर्स के आप मनगढ़ंत बातें कैसे कर सकते हो? यानी कि अगर हम हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से बात करें कि हिस्टोरियंस जो स्टोरी मेकिंग करते हैं वो डॉट टू डॉट को कनेक्ट कर कर एक पूरा टाइमलाइन के बेसिस पर चीज़ों को बताते हैं कि पुराने ज़माने के अंदर लोग ऐसे रहा करते होंगे, ये चीज़ें यूज़ करा करते होंगे, ऐसे उनका खान पान होता होगा, जीवन व्यापन ऐसे चलता होगा। लेकिन ये तो तब संभव है ना ये सारी बातें करना, जब हमें कुछ एविडेंसेस तो मिले पुराने ज़माने से जुड़े हुए। तो ये पूरा टॉपिक इस बारे में है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आज के लेक्चर का जो फ्लो है वो काफ़ी ईजी है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हम यहाँ पर कोई साइंटिफिक बातें या फिर जैसा अभी तक हम जर्नल साइंस के अंदर पूरा घुसे चले जा रहे थे, डेप्थ में पढ़ रहे थे चीज़ों को जाकर, ऐसा भी हमें इस टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं करना है। राइटर सबसे पहले हमें ये बता रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन जो है वो आर्कियोलॉजी की फील्ड में एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ मानी जाती है। जिस तरीके से हम जब किसी टेक्सचुअल सोर्सेज को पढ़ते हैं तो उन टेक्सचुअल सोर्सेज को इंटरप्रेट हम करते हैं, तो इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर उपेंद्र सिंह की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो टेक्स्ट है हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, हमें वर्ड्स के पीछे की जो गहराइयाँ हैं उसको समझना पड़ता है। हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल एपेक्स पॉइंट पे चलना चाहिए। सिमिलरली आर्कियोलॉजी की फील्ड में जो इंटरप्रिटेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू आर्कियोलॉजी को, विद रिस्पेक्ट टू आर्कियोलॉजिस्ट को जो डिग इन करके, या आप कह लो डिग आउट करके, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिगिंग जो भी उनको आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जो भी अवशेष मिलते हैं, उसके बेसिस पर जब हिस्टोरियंस अपनी कहानी ड्रॉ करते हैं, वो एक एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं, तो वो एनालिसिस तभी एनालिसिस मानी जाएगी जब आर्कियोलॉजिस्ट का जो रोल होगा वो प्राइमरी रोल होगा। ठीक है। इंटरप्रिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर लेवल पर, आर्कियोलॉजी के हर लेवल पर इंपॉर्टेंट होती है। अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल चीज़ें हमें करनी हो कि अलग अलग प्रकार के आर्टिफैक्ट्स को अगर हमें क्लासिफाई करना हो, या फिर पुराने ज़माने के अंदर लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में, फूड हैबिट्स, कस्टम्स, ड्रेसिंग सेंस, उनकी हंटिंग स्किल्स, गैदरिंग स्किल्स, इतिहास का ज़माना अलग अलग भागों में जैसे बांटा जाता है, तो आप कोई भी ज़माना मान लो, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो, आधुनिक इतिहास हो, इतिहास से जुड़ी हुई जिस भी ज़माने या वक्त की जो भी चीज़ें हो गई हैं, अगर हमें उस हिस्ट्री को समझना है और अगर हमें हिस्टोरिकल हाइपोथेसिस को प्रेजेंट करना है, तब भी ये इंटरप्रिटेशन हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आती है। एंड व्हाट इज़ दिस वर्ड हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस होता है किसी चीज़ से जब आप रूबरू हो जाते हो, जब आपने उसको जान लिया है, उसके बेसिस पर आप जो है अपने ओपिनियंस जो है वो फॉर्म कर रहे हो, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा
हाईलाइट करी जा रही है राइटर के द्वारा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इन द डोमेन ऑफ हिस्ट्री या हिस्टोरिकल सोर्सेज को लिखने के लिए, एंड उससे भी ज़्यादा आर्कियोलॉजी की फील्ड में। अब हिस्ट्री राइटिंग्स के अंदर जो हिस्टोरियंस होते हैं, जब वो किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखते हैं, तो या फिर आप ये कह लो कि जो भी अपना वो रिसर्च वर्क जो प्रेजेंट करते हैं, तो हमें उनके वर्क को पढ़ते हुए कुछ ट्रेंड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने को मिलते हैं, ठीक है। और बड़ी सारे जो चेंजेस हैं रीसेंट ईयर्स में, अलग अलग सेंचुरीज़ में, अलग अलग डिकेड्स में हमारे सामने आए हैं हिस्ट्री की फील्ड में, जहाँ पर विद इन द डिसिप्लिन ऑफ आर्कियोलॉजी, पर्टिकुलरली आर्कियोलॉजी की अगर आप बात करो, हिस्ट्री को या हिस्टोरिकल राइटिंग्स को अगर आप साइडलाइन करके बात करो, तो हमें नए नए अप्रोचेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि आर्कियोलॉजी के डोमेन में उनका आरंभ हुआ, और नए नए मेथड्स विद रिस्पेक्ट टू आर्कियोलॉजी। फॉर एग्जांपल 1960s के एरा में, अभी तक, इससे पहले क्या होता था, 1960s को मैं कह रहा हूँ कि अभी तक ट्रेडिशनल कल्चरल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव्स को, अब ये ट्रेडिशनल कल्चरल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि हिस्टोरियंस जो हैं वो एक पर्टिकुलर, मान लो कि किंगडम्स की या किसी एक एम्पायर की, जहाँ पर कोई राजा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, या उससे भी पुरानी अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जहाँ पर हम हंटर्स और गैदरर्स की बात करते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आप मान सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन को, कितनी भी पुरानी कोई हिस्ट्री हो, वहाँ पर हिस्टोरियंस एक कल्चरल पर्सपेक्टिव रखते थे हर एक हिस्ट्री के वक्त और ज़माने से जुड़े हुए। लेकिन 1960s में क्या होता है, इस चीज़ को चैलेंज करा गया, और जब आर्कियोलॉजी की फील्ड में एक नया स्कूल या फिर एक नया डिसिप्लिन आप कह सकते हो, एक नई ब्रांच कह सकते हो आप आर्कियोलॉजी की, जब वो इमर्ज होती है, जिसको बोला गया न्यू आर्कियोलॉजी, एनएच स्कूल ऑफ थॉट को। ये स्कूल का मतलब कोई नॉर्मल बच्चे जिसमें स्कूल में जाते हैं वो स्कूल नहीं है। स्कूल का मतलब होता है एक डिसिप्लिन या फिर ब्रांच, या फिर कुछ लोग जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े होते हैं, और उनका जो पर्सपेक्टिव होता है, तो सिमिलर थॉट रखने वाले जो थिंकर्स होते हैं, उनके ग्रुप को, उनके कोलैबोरेशन को हम लोग स्कूल कहते हैं, ठीक है। तो न्यू आर्कियोलॉजी में, या न्यू आर्कियोलॉजी वर्ड से भी आप बोल सकते हो उस चीज़ को, या फिर इसका जो प्रॉपर नाम होता है इस स्कूल का, वो दिया गया प्रोसेसुअलिज्म, ठीक है। अब प्रोसेसुअलिज्म के अंदर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है, यानी कि हिस्टोरियंस अगर किसी चीज़ के ऊपर अपना कुछ लेख, कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं, उन्होंने एक लेख प्रस्तुत करा, एक आर्टिकल पेन डाउन करा, अपनी एनालिसिस दी, अपनी थीसिस दी, अपनी हाइपोथेसिस को प्रेजेंट करा, तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट स्टेप का जो प्रोसेस था, वो आर्कियोलॉजिस्ट का ही होता है। इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करा जाता है। अब ये जो स्कूल है, दिस स्कूल इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद एंथ्रोपोलॉजी, और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, ह्यूमन हिस्ट्रीज एंड एंसेस्ट्रीज को हम स्टडी करते हैं कल्चरल एलिमेंट्स को मिक्स करके। तो ये स्कूल न्यू आर्कियोलॉजी, या फिर जिसको हम कह रहे हैं प्रोसेसुअलिज्म, दिस इज क्लोजली अलाइंड विद एंथ्रोपोलॉजी। एंड इस स्कूल ने, इस डिसिप्लिन ने क्या करने की कोशिश करी, जो कि आर्कियोलॉजी की फील्ड से ही इमर्ज हुआ। इस स्कूल के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हिस्टोरिकली जो अलग अलग हिस्टोरियंस अपने पर्सपेक्टिव देते थे, एक जर्नलाइजेशंस के थ्रू, उन जर्नलाइजेशंस को चैलेंज करते हुए उनका फोकस इस बात के ऊपर था कि हर एक इतिहास के वक्त और ज़माने के साथ कल्चर जुड़े होते हैं और कल्चर प्रोसेस से जुड़े होते हैं। और इस चीज़ को न्यू आर्कियोलॉजी या फिर प्रोसेसुअलिज्म के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हिस्टोरिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करी, और उन्होंने ये भी बोला कि मानव इतिहास जिस भी वक्त और ज़माने के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो, हमें उनके लाइफस्टाइल को, उनके रहन सहन को, उनके रीति रिवाज और परंपराओं को जैसे जैसे वो डेवलप हुए, उनकी हंटिंग गैदरिंग स्किल्स को, इंसानी ज़िंदगी के साथ, यानी कि इतिहास के पन्नों से जो हमें देखने को मिलता है कि कोई भी चीज़, कैसी भी चीज़ इंसान के साथ जुड़ी हो, हमें उसको समझना है इन रिलेशन टू या विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजी। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात करी थी, जिस भी एनवायरनमेंट या जोग्राफिकल कंडीशंस के अंदर लोग रहते थे, उन्होंने वहाँ पर अपने आप को अडेप्ट कैसे करा उस जोग्राफिकल कंडीशन से। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर जगह के क्लाइमेट से,
ठीक है, या फिर उनको वही उसी जगह का फूड कैसे पसंद आने लगा। अगर वो हंटर गैदरर्स थे तो कुछ लोग सिर्फ फॉरेस्ट पीपल ही बनकर क्यों रह गए। और अलग अलग तरीके के जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब होता है जो भी फैक्टर्स किसी एक चीज़ को प्रभावित करते हो। और यहाँ पर क्योंकि हम ह्यूमन लाइफ की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, उनके साथ इंसानों का इंट्रैक्शन कैसा रहा। अब इस इंट्रैक्शन से हमें एक चीज़ समझने को देखने को मिलती है जिसके बारे में मैं आपको एक दो लेक्चर पहले भी बता रहा था, उसकी एनालिसिस, कि इंसान ने जब भी किसी भी ज़माने के अंदर अलग अलग प्रकार की जो डिस्कवरीज करी हैं, ठीक है, या जो भी इन्वेंशंस करी हैं, आप छोटी से छोटी इन्वेंशन की बात कर लो जिसकी प्राथमिकता, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। फॉर एग्जांपल डिस्कवरी ऑफ फायर, या फिर आगे चलकर बड़े बड़े जो इंसानों ने कैसल बनाए, जो रॉक कट आर्किटेक्चर वगैरह बनाए, ठीक है, या फिर हमें एंशंट इंडिया के अंदर ही, अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो एंशंट इंडिया के अंदर भी आपको बड़ी सारी पुराने ज़माने से जुड़ी हुई साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इंसानों का आग की खोज करने से लेकर साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस करने तक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने को मिलती है इतिहास के पन्नों में, जिसको नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता है कैसे भी, डैट इज़ इंसान की सोच, उसकी साइकोलॉजी, जो कि एसोसिएटेड होती है इंसान की थिंकिंग स्किल्स के साथ, या फिर हम बोले इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, उसकी डीप नॉलेज, जिसको इंसान ने आगे चलकर ब्रशअप करा, या फिर पॉलिश करते करते इंसानों ने अगर इस पॉइंट पर कोई चीज़ डिस्कवर करी थी तो वो धीरे धीरे इंसानों की डिस्कवरी होते होते और एपेक्स पॉइंट पर पहुंचती चली गई, इस वाले पॉइंट पर पहुंचती चली गई। और ऐसे ही करके हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन आज तक इवॉल्व हो रहा है। आज तक ये डिस्कवरीज और इन्वेंशंस जो है हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का जो दिमाग है वो एक दायरे में बंधा नहीं रहता है, वो आगे चलकर और ज़्यादा पॉलिश्ड होता है और नर्चर होता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये समझना पड़ेगा यहाँ पर कि दिस अप्रोच एम्फसाइज्ड अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच, जिसको हिस्टोरियंस जो हैं वो एक मतलब हिस्टोरियंस का जो पर्सपेक्टिव है उसके साथ जुड़ी एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि हिस्टोरियंस किसी भी हिस्ट्री के पन्नों को पढ़ते हुए अपने हिसाब से जर्नलाइजेशंस जो हैं, किसी भी चीज़ को जर्नल तरीके से एक स्टोरी बिल्डअप करते हुए अपने रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर पब्लिश कर देते थे। तो दिस अप्रोच एडवोकेटेड अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच, कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन के पीछे एक पुख्ता सबूत हो। जो भी चीज़ें हिस्टोरियंस ने जर्नलाइज करी हैं या जिस भी चीज़ के ऊपर थ्योरी उन्होंने बिल्ड कर रखी है, वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है, रोल जो होता है या रोल जो लाइमलाइट में आता है वो आर्टिफैक्ट्स का होता है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि इस न्यू आर्कियोलॉजी या प्रोसेसुअलिज्म की अप्रोच के अंदर हमें एक जो चीज़ प्राथमिक तौर पर देखने को जो मिलती है वो देखने को मिलती है ऑफ द रोल दैट इज़ प्लेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन डिगिंग आउट सर्टेन आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम अर्थ, ज़मीन के अंदर से खुदाई कर कर। अब इसके बाद इसी फील्ड में या फिर इसी ब्रांच में एक सब ब्रांच डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी। ये न्यू आर्कियोलॉजी से बढ़कर एक कदम आगे बढ़कर ये स्कूल डेवलप होता है। इसको हम क्या कह रहे थे, प्रोसेसुअलिज्म या फिर न्यू आर्कियोलॉजी। इसको कहा गया अलग, ये दूसरा स्कूल है, इसको नाम दिया गया पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी, जो कि सब्सिक्वेंटली इमर्ज होती है। और ये एक सिंगल स्कूल नहीं था, जैसे न्यू स्कूल और प्रोसेसुअलिज्म के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमें पुराने ज़माने से जुड़े हुए जो कल्चर्स हैं, कल्चर प्रोसेसेस हैं, उसको होलिस्टिकली देखना है, ठीक है। हमें इंसानों का रिलेशन उनके जोग्राफिकल इन्वायरमेंट के साथ, उनकी इकोलॉजी के साथ, इंसानों ने किस तरीके से अडेप्ट करा अपने आप को, अलग अलग फैक्टर्स के साथ वो इंटरेक्ट करते करते उनकी ह्यूमन साइकोलॉजी जैसे जैसे बिल्ड हुई, इंसानों की क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड हुई। तो इनका एक ये सिंगल पैटर्न की एक अप्रोच थी न्यू आर्कियोलॉजी या फिर प्रोसेसुअलिज्म स्कूल के आर्कियोलॉजिस्ट की। लेकिन वहीं पर इसके विपरीत जो ये पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी की जो फील्ड डेवलप होती है, ये एक सिंगल स्कूल नहीं था, ये एक अम्ब्रेला टर्म के तौर पर यूज़ करा जाता है इस डिसिप्लिन का नाम, जब हम बोलते हैं इसको पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी या फिर इस डिसिप्लिन के अंदर काम कर रहे पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजिस्ट का जब हम जिक्र करते हैं। यहाँ पर बड़ी सारी अप्रोचेस को मर्ज करा गया और अभी तक जिस तरीके से
हिस्टोरिकल रिसर्च को करा जाता था, जो भी एजम्पशंस बिल्ड करी जाती थी हिस्टोरियंस के द्वारा, जो भी मेथड यूज़ करे जाते थे, या फिर जो भी प्रोसेसुअलिज्म के आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी अभी तक यूज़ करा था अपना रिसर्च मेथड, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर इस पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी की फील्ड के आर्कियोलॉजिस्ट ने चैलेंज करने की कोशिश करी। अब ये स्कूल में नया क्या था, यहाँ पर इस स्कूल के आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एक तरीके से आप कह सकते हो कि सवालिया चेन उठाना शुरू करे, क्वेश्चन करना शुरू करा कि पास्ट को अगर हमें स्टडी करना है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिवली हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हम किसी टाइम को स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल एक रैंडम में एक नंबर बोल रहा हूँ कि हमें 150 एडी के ईयर को स्टडी करना है, ठीक है, या फिर हमें 1500 बीसी को स्टडी करना है। हम ये नहीं बोल सकते कि सारी चीज़ें एक जैसी होती होंगी 150 एडी में और सारी चीज़ें एक जैसी होती होंगी 1500 बीसी के एरा में, ठीक है। यहाँ पर जो पुराने अभी तक एक्सप्लेनेटरी मॉडल्स यूज़ करे जाते थे और चीज़ों को जनरलाइज करा जाता था, उस चीज़ को भी चैलेंज करा गया। यहाँ पर ये देखा गया इस पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी की फील्ड में कि जो मटेरियल कल्चर होता है जो कि पास में डेवलप हुआ था, अब व्हाट इज़ दिस मटेरियल कल्चर, ये क्या टर्म होती है। मटेरियल कल्चर का मतलब सिंपली दोस्तों ये है, इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पास्ट में इंसान जो भी अपनी ह्यूमन लाइफ के साथ एसोसिएटेड जो भी मटेरियल थिंग्स को जो यूज़ करते थे, जैसे आप इसके अंदर बात कर सकते हो अलग अलग प्रकार की पॉटरीज़ की, ठीक है, या फिर इंसान ने जो क्लोथ पहनना स्टार्ट करे, जो भी टॉयज़ इंसान अपने बच्चों के लिए उस टाइम पर बनाते थे, जो भी स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो भी न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि सिक्के जो हमें देखने को मिलते हैं, ये होता है मटेरियल कल्चर। तो ये जो पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, इन्होंने ये देखा कि मटेरियल कल्चर सिंपली पास्ट सोसाइटीज़ की रिफ्लेक्शन नहीं होती है। ये जो पोस्ट प्रोसेसुअल अप्रोचेस जो थी, जो पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी की फील्ड के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करा कि येस मटेरियल कल्चर एक पास्ट सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये वाली बात सिर्फ यहीं बोलकर ख़त्म नहीं हो जाती है। मटेरियल कल्चर हमेशा से इतिहास के पन्नों में जिस भी ज़माने या जिस भी वक्त के साथ जुड़ा रहा हो, जिस भी डायनेस्टी या किंगडम के साथ जुड़ा रहा हो, वो एक एक्टिव प्रक्रिया होती है पास्ट को समझने की, और वो एक डायनेमिक पार्ट भी होता है ह्यूमन एक्सपीरियंस का, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे कर चेंज होती हैं और वो स्टैटिक नहीं रहती हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजिस्ट ने एक चीज़ को बहुत एम्फसाइज करा कि हमें जो डिस्कवरीज देखने को मिल रही हैं, जो इन्वेंशंस देखने को मिल रही हैं, खुदाई करने के बाद जो भी अवशेष निकल कर आ रहे हैं मिट्टी से, धरती को खोदने के बाद, तो हमें देखकर तो लग रहा है कि वाह यार, इंसान क्या पॉटरीज बनाते थे, क्या उन्होंने क्लेव्स के अलग अलग केव्स के अंदर पेंटिंग करी, ठीक है, क्या क्लोथ, टॉयज़, स्कल्पचर्स, कॉइन्स वगैरह वो यूज़ करते थे। लेकिन पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजिस्ट ने एक चीज़ के ऊपर और ज़्यादा एम्फसाइज करा कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए पुराने ज़माने के इंसानों के थॉट प्रोसेसेस की, उनके एक्शंस की और उनकी चॉइसेस की, जो कि रिफ्लेक्ट करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ह्यूमन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव को, ह्यूमंस की क्रिटिकल थिंकिंग को, उनकी डीप नॉलेज को, और कैसे इंसान उस नॉलेज को पॉलिश करते हुए चले गए। तो यानी कि यहाँ पर फोकस करा गया कि ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो शुरू से ही इम्पॉर्टेंट रही है। इंसानों को, चाहे आप ऐसा कह लो कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने चीज़ें डिस्कवर करी हो, या फिर उनके दिमाग में वो थॉट क्लिक कराओ, तो ह्यूमन ब्रेन शुरू से ही एक्टिव रहे हैं। और ऐसा पास्ट पीपल के एक्सपीरियंसेस से भी हम समझ सकते हैं इसको बखूबी तरीके से। अब यहाँ पर पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजिस्ट का जो पूरा इशारा था साफ तरीके से, वो ये था कि अगर हमें किसी एक वक्त और ज़माना जो कि हिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, फिर चाहे वो आप मौर्यन एम्पायर की बात करो, गुप्ता एम्पायर की बात करो, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करो, न्यूलिथिक एज की बात करो, चैल्कोलिथिक एज की बात करो, पैलियोलिथिक एज की बात करो, आप किसी भी एज की बात कर लो, वहाँ पर इम्पोर्टेंस इस बात की है कि जो कॉग्निटिव आस्पेक्ट हैं और जो सिंबॉलिक आस्पेक्ट हैं एक मटेरियल कल्चर के साथ जुड़े हुए, तो वो ह्यूमंस के ब्रेन की एक्टिवनेस को शो करते हैं। क्योंकि बात यहाँ पर आ गई कॉग्निटिव की, एंड कॉग्निटिव वर्ड दोस्तों एक साइकोलॉजिकल वर्ड होता है विच फोकसेस ऑन द पावर ऑफ
माइंड, ठीक है, जो कि एक फिजिकल एंटिटी नहीं होता है, अलोंग विद ब्रेन जो कि एक ऑर्गन है, एक फिजिकल एंटिटी है। तो यहाँ पर कॉग्निशन के अंदर ये जो वर्ड होता है, एक्चुअल जो उसका वर्ड होता है वो होता है कॉग्निशन, ठीक है। यहाँ पर हम फोकस करते हैं इंसानों के थॉट प्रोसेसेस के ऊपर, ठीक है, थॉट प्रोसेसेस के ऊपर, और इंसान किसी भी चीज़ को जब देखते हैं तो उनकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसी है, ठीक है, और उसी के बेसिस पर वो फर्दर अपनी नॉलेज को कैसे पॉलिश करते हैं थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, जिससे और ज़्यादा बेटरमेंट किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो कॉग्निशन वर्ड जो है साइकोलॉजी की एनसीईआरटी में अगर आप उसको पढ़ोगे तो ये इन सारे एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, थॉट प्रोसेसिंग, ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल थिंकिंग। रिसेंट ईयर्स में आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने इन सारी अप्रोचेस को कंबाइन कर कर आर्कियोलॉजी को एक नई दिशा देने की कोशिश करी है। बेसिकली देखो क्या है, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है जैसे मैं आपको शुरू में ही बताया था, यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना, फिर चाहे आप न्यू आर्कियोलॉजी की बात करो या फिर पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी के स्कूल की बात करो, उनका मकसद एक ही है जिसको वो क्लियर तरीके से बता नहीं पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हिस्टोरियंस का काम बाद में आता है, आर्कियोलॉजी की जो फील्ड है और जो आर्कियोलॉजिस्ट का जो काम है वो सर्वप्रथम है। सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट का ही काम शुरू होता है, फिर हिस्टोरियंस अपनी एनालिसिस दें तो वो बेटर है, ठीक है। हिस्टोरियंस का रोल बाद में है, आर्कियोलॉजिस्ट का रोल जो है वो पहले है। और फिर इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए इसलिए वो अलग अलग बातें कर रहे हैं कि हिस्टोरियंस कभी भी अपने रिसर्च वर्क के अंदर, अपने आर्टिकल के अंदर, अपनी थीसिस के अंदर, अपनी थ्योरीज के अंदर कभी भी ह्यूमन साइकोलॉजी की तो बात करते ही नहीं है। वो तो एक कल्चर को एक जैसा रंग रूप दे देते हैं, एक पर्टिकुलर हिस्ट्री के टाइम पीरियड को या ज़माने को एक जैसा रंग रूप दे देते हैं। वो चीज़ों को होलिस्टिकली प्रेजेंट कर, मतलब एक चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट कर देते हैं, होलिस्टिकली प्रेजेंट नहीं करते हैं। वो सारे डायमेंशंस के बारे में नहीं बात करते हैं। वो कभी भी ये नहीं बताते हैं कि अगर किसी एक जगह से कोई आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं जो कि एक हमें चौंका देने वाली जो चीज़ें प्राप्त होती है कि हम ये सोचें वायर गोल्ड के क्या सिक्के मिंट करे जाते थे गुप्ता एम्पायर के टाइम पर, अशोकन एम्पायर के टाइम पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, वाओ, अगर ऐसी गवर्नेंस एंड पॉलिटी आज अगर इंडिया में आ जाए तो कहना ही क्या। लेकिन वो ये कहते हैं न्यू आर्कियोलॉजी के फील्ड के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, चाहे आप उनको प्रोसेसुअलिज्म कह लो या पोस्ट प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजिस्ट कह लो, वो इसी बात को एम्फोसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हिस्टोरियंस ऑलराउंड पर्सपेक्टिव नहीं दे पाते हैं किसी भी हिस्टोरिकल पीरियड का, क्योंकि मटेरियल एविडेंस को निकालने के बाद जो टाइम, मतलब जो काम है वो आर्कियोलॉजिस्ट का होता है। मटेरियल एविडेंस को निकालने के बाद स्टोरी मेकिंग या जर्नलाइजेशंस को ड्रॉ करना या एजम्पशंस बनाना, ये हिस्टोरियंस कैसे भी करके कर लेते हैं। और वो कभी कभार इस प्रोसेस के अंदर बड़े सारे इतिहास के पन्नों की चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर देते हैं अपने हिसाब से, कोई भी एक थ्योरी देकर। जैसे एक नॉर्मल सी आपको बात बताता हूँ इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका डिक्लाइन क्यों हुआ, अब इसके पीछे आप कोई भी एक ऐसी थ्योरी को लेकर नहीं आ सकते हो जो कि 100% एक्सेप्टेबल हो। यहाँ पर कितने सारे डाइवर्स व्यू पॉइंट्स हैं हिस्टोरियंस के। अब ये डाइवर्स पॉइंट देखना, एक थ्योरी कहती है कि वहाँ पर सूखा पड़ गया था, लेकिन कुछ थ्योरी ये भी कहती हैं कि वहाँ पर फ्लड आ गया था। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर लोग खुद से माइग्रेट कर गए थे, कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि वहाँ पर माइग्रेशन हो गया था, और कुछ हिस्टोरियंस पर्सपेक्टिव देते हैं कि वहाँ पर इन्वेजन हो गई थी, आर्यन इन्वेजन। तो ये देख रहे हो कितने ज़्यादा ये डाइवर्स व्यू पॉइंट है कि लोग कह रहे हैं कि सूखा हो गया था, दूसरे लोग कह रहे हैं गीला हो गया था। एक लोग कह रहे हैं कि लोग खुद वहाँ से चले गए थे, और दूसरे लोग कह रहे हैं, दूसरे ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि वहाँ पर आर्यंस की इन्वेजन हुई थी, तो ये जगह धीरे धीरे करते करते खाली होने लगी। आर्टिफैक्ट्स जो हमें रिकवर होते हैं, डिस्कवर होते हैं, उसके बेसिस पर ही एक एनालिसिस ड्रॉ करी जाती है हिस्टोरियंस के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो व्यू पॉइंट है, आर्कियोलॉजिस्ट ये कहना चाहते हैं, एक एग्जांपल अगर मैं लूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन को अगर हमें स्टडी करना है, इस एनालिसिस को अगर हमें समझना है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीज़ों को डिग आउट करके निकाला ही नहीं होता, वो आर्टिफैक्ट्स ही नहीं होते, इतनी ज़्यादा हमारे पास अवशेष ही अवेलेबल नहीं होते, तो ये जो थ्योरेटिकल बातें हैं ये फिर हिस्टोरियंस डेवलप कैसे कर लेते।
हिस्टोरियंस की लिमिटेशन तो अभी हमने समझी ना, यही है ना कि वो एजम्पशंस को यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स लगाते हैं, ठीक है, अपनी जर्नलाइजेशंस को ड्रॉ करते हैं। जर्नलाइजेशन मतलब सारी चीज़ों को एक जैसा रंग रूप दे देते हैं। माइन्यूट डिटेल्स के बारे में वो बात नहीं कर पाते हैं, और तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक अवशेष उनको निकालकर धरती के अंदर से खुदाई करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट उनके हाथों में ना थमाएं, तब तक वो कहानी नहीं बन सकती प्रॉपर। आई होप आपको यहाँ तक डिस्कशन समझ में आई होगी। क्लियर है मेघा, रिया, इतना व्यू पॉइंट यहाँ तक? अब जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था, आर्कियोलॉजिस्ट अब अपनी यहाँ पर बढ़ाइयाँ करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी तारीफ़ें करना स्टार्ट करेंगे इस वाले पैराग्राफ के अंदर। आर्कियोलॉजी की फील्ड ये कहती है कि आर्कियोलॉजी ना जो हिस्ट्री है उसको डिकोड करने में काफ़ी मदद करती है, अदरवाइज हिस्ट्री एक अनजाना सब्जेक्ट बनकर रह जाए, एनोनिमस स्टडी बनकर रह जाए। आर्कियोलॉजी जो है इस एनोनिमस हिस्ट्री को, इस अनक्लियर हिस्ट्री को क्लियर करने का काम करती है। जब आर्कियोलॉजी की फील्ड में या फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लाइट शेड करते हैं, यानी कि चीज़ों को क्लियर करने का काम करते हैं, फिर चाहे आपको कल्चर प्रोसेसेस को समझना हो या फिर पास्ट के इवेंट्स को समझना हो। पास्ट के इवेंट्स को आप ऐसे ही मनगढ़ंत रूप से समझोगे तो वो किसी काम की बात नहीं है, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजी इकलौता सोर्स है प्री हिस्ट्री को समझने के लिए कि जब राइटिंग्स अवेलेबल ही नहीं हुआ करती थी, ठीक है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ह्यूमन पास्ट का, हम मानते हैं कि यस कुछ कुछ चीज़ों की डिस्कवरी हुई है, कुछ कुछ चीज़ों की डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलती है, लेकिन आर्कियोलॉजी जो है इट इज़ द ओनली सोर्स इतिहास के पन्नों के उन पार्ट्स को स्टडी करने के लिए जो कि रिटन रिकॉर्ड्स की फॉर्म में तो अवेलेबल हैं हमारे पास, लेकिन वो अनडिसाइफर्ड है। फॉर एग्जांपल हड़प्पन स्क्रिप्ट, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। जैसे हम बात करते हैं धौलावीरा के अंदर एक 10 लेटर का साइन बोर्ड जो हमें मिला था, लेकिन वो अनडिसाइफर्ड है, हम कुछ भी नहीं जान सकते हड़प्पन सील से या फिर धौलावीरा के उस 10 लेटर के साइन बोर्ड से। तो आर्कियोलॉजी जो है लगातार वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है सिंस द बिगिनिंग ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड। लेकिन आगे चलकर होता क्या है, टेक्सचुअल सोर्सेज जब अवेलेबल होते हैं जिसको हिस्टोरियंस लिखते हैं, तो वो आर्कियोलॉजी को एक ऐसी फील्ड समझने लग जाते हैं कि आर्कियोलॉजी की फील्ड एक सेकेंडरी फील्ड है, ये तो एक एडिशन का काम कर रही है हमारे रिसर्च वर्क में। तो एक करंट चैलेंज ये रहा है शुरू से, अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें, कि प्राचीन भारत के इतिहास को जब भी हमें समझना पड़ा है, डिटेल में डिकोड करना पड़ा है, तो बड़े सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो हैं वो एविडेंस कुछ और बताते हैं, लेकिन वो लार्जर हिस्टोरिकल नैरेटिव का पार्ट बन जाते हैं। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है, आर्कियोलॉजिस्ट कुछ और बताना चाह रहे हैं, ठीक है, उन एविडेंसेस से, लेकिन हिस्टोरियंस अपना व्यू पॉइंट पेश कर देते हैं जब भी वो अपनी थ्योरी या फिर थीसिस को प्रेजेंट करते हैं, और कभी कभार वो उसको इतना जनरलाइज कर देते हैं कि ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वो मैनिपुलेटिव है। आर्कियोलॉजी जो है हमें इंसानी ज़िंदगी, शुरू से ही लोग जैसे जीवन व्यापार अपना करते थे, एवरीडे लाइफ को चलाते थे, उसके बड़े सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हमें आर्कियोलॉजी की फील्ड बताती है, जो कि टेक्स्ट कभी भी नहीं बता सकते हैं। आर्कियोलॉजी की फील्ड हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि पास्ट में ह्यूमन सेटल कैसे हुए होंगे, ठीक है, उनका मोड ऑफ सब्सिस्टेंस कैसे रहा होगा, जीवन व्यापन को चलाने के लिए वो क्या क्या करा करते होंगे, कहाँ कहाँ से खाने की उनको प्राप्ति हुआ करती होगी, कैसे कैसे वो रहा करते होंगे, इन फूड को अपने जीवन को चलाने के लिए वेरियस चीज़ों को वो कैसे ऑब्टेन करा करते होंगे। अब फूड की जो स्टडी है वो भी काफ़ी डिटेल में समझी जा सकती है थ्रू द स्टडी ऑफ फूड वेस्ट, विच इज़ अ काइंड ऑफ वर्क ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। अब ये फूड वेस्ट का मतलब क्या है, ऐसे एस्पेक्ट जिससे हम ये जान सकते हैं कि पुराने ज़माने के जो इंसान थे, जो लोग थे, वो अपना खाना कैसे प्रोक्योर करते थे, आगे चलकर जब उनको एग्रीकल्चर की नॉलेज मिली तो अपने खाने को कैसे वो प्रोड्यूस करते थे, फूड किस किस प्रकार के वो कंज्यूम करते थे। तो ये चीज़ें हमें लार्जर सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में समझनी चाहिए, जो कि हिस्टोरियंस हमेशा व्यू पॉइंट अपना इस चीज़ के ऊपर अपनी थीसिस या अपनी रिसर्च वर्क के अंदर प्रेजेंट नहीं करते हैं, ऐसा राइटर का कहना है। आर्कियोलॉजी हमें ये भी बताती है कि किस किस प्रकार के जो क्रॉप्स हैं वो लोग उगाया करते थे, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से लोग यूज़ करा करते थे, किन किन जानवरों का वो शिकार करते थे और किन किन को वो पालतू बनाते थे, डोमेस्टिकेटेड बनाते थे, उनको ट्रेन करके। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था बीस्ट ऑफ बर्डन वाली थ्योरी एनिमल्स की, कि कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके ऊपर आप सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो।
तो ये एक्सीलेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम आर्कियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी रॉ मटेरियल्स, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं, तो उसके बेसिस पर हमें, अगर हम उनको ट्रेस करते जाएं, खुदाई करते जाएं, तो हमें उनके सोर्सेज पता लगते हैं, हमें टेक्निक्स पता लगती हैं। और ये सब चीज़ों का जो सबूत है वो हमें आर्टिफैक्ट से ही मिलता है कि अलग अलग प्रकार की जो पॉटरीज़ हैं, अगर वो कार्बन डेटिंग मेथड से हमें ये पता लगता है कि वो पेलियोलिथिक एज से रिलेटेड हैं, या मीजोलिथिक एज से रिलेटेड हैं, या न्यूलिथिक एज से रिलेटेड हैं, तो हमें पता लगता है कि अलग अलग आर्टिफैक्ट्स कैसे इंसानी ज़िंदगी में आगे चलकर रिफ़ाइन होते हुए चले गए, ठीक है। फिर कुछ जो कैसे बहुत ही ज़्यादा अनरिफाइंड थे, इंसानों ने फिर उनको पॉलिश्ड बनाया, पॉलिश टूल्स बनाया। कैसे जो बड़े बड़े जो पत्थर थे उनको फिर इंसानों ने एक प्रॉपर तरीके से शेप दी, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन ब्रेन्स की जो महत्वता है उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन ये पर्सपेक्टिव अगेन आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हिस्टोरियंस के रिसर्च वर्क्स में अक्सर देखने को नहीं मिलता है। आर्कियोलॉजी हमें ये सब चीज़ें जो हैं, इंसान पास में जो जो रूट्स यूज़ करा करते होंगे, या फिर उनके बीच में जो भी ट्रेड होता होगा, बार्टर एक्सचेंज होता होगा, ठीक है, और इंट्रैक्शन जो होता होगा कम्युनिटीज़ के बीच में, आर्कियोलॉजी की फील्ड ये सब हमें रिकन्स्ट्रक्ट करने में, पास के इन सारी चीज़ों को पता लगाने में हेल्प करती है। लेकिन बड़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं इसके साथ एसोसिएटेड, कि जब हम आर्कियोलॉजिस्ट के काम को, यानी कि उनके आर्टिफैक्ट जो उन्होंने ज़मीन से खोद खोद कर इतनी मेहनत से निकाले हैं, इतना दिमाग लगाकर, जब वो हिस्ट्री के अंदर ट्रांसलेट हो जाते हैं, यानी कि एक रिटन रिकॉर्ड जब हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट के आर्टिफैक्ट्स का आ जाता है, और जब हम उससे एक थ्योरी को बिल्ड करते हैं, तो जो आर्कियोलॉजिकल कल्चर होता है कभी कभार वो मैच नहीं करता, वो मील नहीं खाता विद रिस्पेक्ट टू अ लिंग्विस्टिक ग्रुप के बारे में आप उससे पता नहीं लगा सकते। आपको ये पता नहीं लग सकता कि लोग उस टाइम पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह या पॉलिटिकल यूनिट को कैसे ऑपरेट करते थे। हमें आर्कियोलॉजी की फील्ड से सोशल ग्रुप्स के बारे में पता नहीं लग सकता, लाइक पुराने ज़माने के अंदर लोगों की लीनेज कैसी थी, क्लैन कैसा था, जो ब्लड रिलेशंस थे वो कैसे थे, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, और ट्राइबल सोसाइटीज़ आगे चलकर कैसे एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ बनती हैं, फिर आगे जाके कैसे टाउन्स एंड सिटीज़ डेवलप होती हैं, तो वहाँ पर अलग अलग भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं, या फिर अपने कल्चर को चलाने वाले जो लोग हैं, धीरे धीरे करके रीति रिवाज परंपराएं कैसे डेवलप हुई, ये सारी चीज़ें एक अवशेष को सिर्फ ज़मीन से निकाल कर हमें पता नहीं लग सकती हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ जो कि राइटर हमें ये बता रहे हैं वो इस चीज़ में आता है हमेशा से, कि ये जो मटेरियल कल्चर के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं धीरे धीरे करके अलग अलग वक्त और ज़माने के अंदर, उसको एक्सप्लेन करना आर्कियोलॉजिस्ट के बस की बात हमेशा नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिस्ट कभी भी इस बात को नहीं समझा सकते हैं कि पॉटरी ट्रेडिशंस के अंदर जो चेंजेस आते हैं ये हमें देखने को मिले हैं। अब ये चेंजेस मतलब क्या, फ्रॉम पेलियोलिथिक एज टू मीजोलिथिक एज टू चैल्कोलिथिक एज, ठीक है, टू न्यूलिथिक एज, उसके बाद आगे चलकर जब वक्त और ज़माना आता है सिविलाइजेशंस का, ठीक है, और आगे चलकर आप जानते ही हो कि जब किंगडम्स और एम्पायर्स बने, ठीक है, तो ये जो अलग अलग प्रकार की जो पॉटरीज थी, इनके रंग रूप, इनका आकार, इनका स्टाइल, ये चेंज होता हुआ कैसे चला गया, इस चीज़ को वो सिर्फ ज़मीन से खोद कर निकाल सकते हैं, ठीक है। वो ये बता सकते हैं कि हाँ लोग इस पे कुछ ना कुछ ड्राइंग करते थे, कुछ ना कुछ पैटर्न्स बेसिकली वो यहाँ पर बनाते थे, लेकिन इससे वो प्रॉपर तरीके से एक स्टोरी को बिल्ड करते हुए हमें सारी चीज़ें नहीं समझा सकते हैं। उसके लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो कैसे ना कैसे करके, चाहे हम माने इस चीज़ को चाहे ना माने, वो हिस्टोरियंस की पड़ती है। तो कंक्लूजन में बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को जो काम होता है इट गोज़ हैंड इन हैंड, साथ में चलता है वो, ठीक है। किसी की प्राथमिकता ऊपर या नीचे नहीं है। बस ये पैसेज आपको यही समझाना चाहता था, लेकिन इस पैसेज ने, इस टॉपिक ने आपको व्यू पॉइंट्स ऐसे प्रेजेंट करे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट को ही सबसे ज़्यादा ऐसा दिखाया कि उनके बिना तो कोई चीज़ संभव ही नहीं है। फिर ऐसे तो हिस्टोरियंस के बिना भी कोई चीज़ संभव नहीं है। ओके, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। इंटरप्रेटिंग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अंदर वैसे ज़्यादा कुछ जानने वाला नहीं था। ये आर्कियोलॉजी की स्कूल्स एंड फील्ड्स दे रखी हैं जो कि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है। अगर यूपीएससी के अंदर या कोई आप रिटन एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये पर्सपेक्टिव काम के आ सकते हैं। बाकी इससे कोई एमसीक्यूज़ वगैरह सच नहीं बनेगा किसी भी एग्ज़ाम के अंदर।
तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।